दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में करवाने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। अब एक नज़र हम चुनाव पर डाल लेते हैं। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होने वाला है, जो 71 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरा चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा, 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जिसमें 78 सीटों पर वोटिंग होगी। काउंटिंग 10 नवंबर को होगी और चुनावी दिवाली 14 नवंबर, अर्थात 14 नवंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार ताज किसके सर चढ़ेगी, अर्थात बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी इसी कण में हमारे साथ देश के जाने माने धार्मिक एवं राजनीतिक विश्लेषक राम प्रवेश पुरी जी हैं। आप जेडीयू पार्टी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं और अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बार मैं विभिन्न पार्टियों में किस पार्टी को कितना ये सीट मिला है उसकी भी चर्चा करना वाजिब समझता हूँ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, वो 243 सीट में से बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसमें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी शामिल हैं। जेडीयू पार्टी ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसमें हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। महागठबंधन अर्थात राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाकपा माले लिबरेशन 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, माकपा 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाकपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राम प्रवेश पुरी जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं जानना चाहता हूं, जो बिहार में चुनावी सियासी तीव्र हो गया है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें जो आखिर बिहार का ताज किसको और क्यों। देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं, बिहार का ताज जहां है वहां रहेगा और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इसलिए बनेंगे कि आए विगत समयों से 2005 के बाद से, जब से उन्होंने गद्दी संभाली है और उसके बाद जो विकास का दौर चला है, हम लोग गली कूचों में दबे कुचले लोगों के घर दरवाजे पर भी जाकर के देखते हैं, रोड, नाली, नल, जल, विकास की व्यवस्था ऐसी रही है कि लोग नीतीश कुमार का नाम भूल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि 1 लाख कोशिश करने के बाद भी हम सब चाहते हैं कि नहीं, कोई दूसरे कोई मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करें, तो लोगों के मन में एक ही बात आती है कि क्या वह लालू राज में फिर ले जाना चाहते हैं आप लोग, फिर वही गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं आप लोग। अर्थात जब तक नीतीश जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आ जाता है, तब तक नीतीश जी का रहना बिहार के लिए अनिवार्य है और ये बिल्कुल ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकी सत्ता, शासन और विकास का दौर, सबका साथ सबका विकास, भाजपा के साथ मिलकर के अंतिम चरण तक पहुंचेंगे और गरीबों के अंतिम पायदान तक विकास की गति जैसे पहुंचाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है और नरेंद्र मोदी ने की है। उसी तरह से पुनः यह काम चलता रहेगा और आपका विकास आगे बढ़ता रहेगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक सलाहकार राम प्रवेश पुरी जी की बात को आपने सुना, स्पष्ट है। मैं थोड़ा बैक में जाकर आपको बताना चाहता हूं, जो अर्थात राजद के लालू जी की उत्पत्ति से राजनीति में हुआ, तो जो उसके पूर्ववर्ती सरकार थे उससे लोग काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे और लोग तंग तबाह हो गए थे, परेशान थे और उससे जेपी आंदोलन में लालू जी का उपज हुआ, पदार्पण हुआ राजनीति में। लेकिन एक बात गौर करने योग्य है, जो
लालू जी इस प्रकार से परिवारवाद, वंशवाद और पूरे बिहार में अराजक माहौल बना दिए, जो लोगों को उनसे मोह भंग हुआ और तब नीतीश जी का पदार्पण हुआ। लेकिन एक बात गौर करने योग्य है, इन्होंने ठीक कहा, जो रोड का विकास हुआ, नाली का विकास हुआ, पुल पुलिये का विकास हुआ, अर्थात कुल मिलाकर कहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दो चीज़ नीतीश जी के कार्यकाल में ठीक रहा, एक पुल पुलिया सड़क और दूसरा बिजली। लेकिन वहीं जो सबसे बड़ी कमी रही इनके शासनकाल में, जहाँ तक मैं जज कर रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें ये अफसरशाही नंगा नाच करने लगे, भ्रष्टाचार चरम पर हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इनका ध्यान रहा लेकिन उसमें ये सुधार नहीं कर पाए। शुरुआती दौर में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे उसमें ह्रास होता आया। राम प्रवेश पुरी जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर जनता किस आधार पर इस बार वोट करने वाली है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक आपने शिक्षा की बात कही और नीतीश कुमार जी के शासनकाल की बात कही, तो आप उठा करके देख लीजिए, जितने भी रिजल्ट हैं आज तक, जो भी परिणाम आए हैं, कमीशन के हों, विद्यालय के हों, कॉलेज के हों, जितने भी रिजल्ट आए हैं, उनकी शुद्धता और सामाजिक मान्यता ऐसी बढ़ी है कि देश क्या विदेशों में भी बिहार के लड़के अव्वल कहे गए हैं और जाकर के बिहार का परचम लहरा रहे हैं। तो ये बिहार की शिक्षा की देन रही। इसके पहले जैसे आपने कहा कि लालू जी की शिक्षा के बारे में, तो लालू जी की शिक्षा के बारे में तो आप सर्वविदित है कि चरवाहा विद्यालय खोला गया था और हम लोग भी उस समय थे। और चरवाहा विद्यालय में क्या पढ़ाई होती थी, भैंसों को लेकर के, गायों को लेकर के वहाँ बच्चे अपना घूमा करते थे, खाया करते थे। तो लालू जी के समय में शिक्षा की जो स्तर थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई, जीरो हो गई थी। और जीरो से शिक्षा को उठा करके नीतीश कुमार ने यदि यहाँ तक पहुँचाया है तो कुछ तो कमजोरियाँ रह सकती हैं। थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा आपको। इस बार का चुनाव भी जैसा मुझे लगता है जो 15 साल बना 15 साल होना है। लोग यह जज कर रहे हैं जो लालू जी के 15 साल का राज और नीतीश जी के 15 साल के राज को। लेकिन एक बात, जो वो चरवाहा विद्यालय खुला या न खुला वो तो भविष्य के गर्त में है, जो लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। लेकिन इनके शासनकाल में जो आपने कहा जो यह नीतीश जी का देन है, जो लोग देश दुनिया में पहुंच रहे हैं, मैं नहीं ऐसा मानता। मेरा मानना है कि वो प्राइवेट स्कूल का देन है और विद्यार्थियों के अपने ओन टैलेंट का देन है। यदि वह होता तो व्यापक पैमाने पर गाँव घर से लोग उठते। लेकिन या तो प्राइवेट स्कूल में जिन्होंने शिक्षण ग्रहण की या जो विद्यार्थी ने अपने बलबूते मेहनत के बल पर वो वहाँ तक पहुँचा, निश्चय ही इन्होंने काफ़ी टीचरों की बहाल की लेकिन उनके गुणवत्ता का ख्याल इन्होंने नहीं रखा। अब फिर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि प्राइवेट विद्यालयों की देन जहाँ तक आपने कही, तो यदि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वही लोग जाते हैं, गरीब के बच्चे तो जाते नहीं हैं। और आज रिक्शा पुलर का बेटा IAS बन रहा है, LIC एजेंट की बेटी मेडिकल कर रही है, बिजली मिस्त्री का बेटा IGMs में भर्ती हो रहा है, डॉक्टरी के लिए जा रहा है। तो ये किसका देन है? जो कि सरकारी स्कूल में पढ़े। तो सरकारी स्कूल के स्तर इतने गिरे हुए रहते तो ये लोगों में टैलेंट नहीं आती ना। मैंने उसके स्तरहीनता की बात नहीं की, जो इन्होंने निर्णय लिया उस पर मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। दूसरा, जो अगर कोई इक्के दुक्के लाख में एक व्यक्ति रिक्शा पुलर का लड़का कहीं बड़ी ऊंची मुकाम को हासिल करता है तो उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे महारथियों का भी हाथ है, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नहीं, देखिए, सहयोग तो सबका होता है, सहयोग और जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो नीतीश जी ने जिन विद्यालयों को उत्क्रमित विद्यालय बनवाया, जो उसके प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाया, उसको मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में बदला और ऐसे करके जिन विद्यालयों को अंतिम सिरा तक पहुंचा करके और टीचरों की बहाली करके, शिक्षकों की बहाली करके और जो उसमें गुणवत्ता भरने का प्रयास किया, तो ये तो काबिल तारीफ रही ही उनकी योजना, कला कौशल बिल्कुल काबिल तारीफ रही। लेकिन आपकी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। आपका कहना ये है कि नीतीश जी के शासनकाल में जो हमको लाभ मिलना चाहिए, जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन
दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने जीरो से उठा करके आज हीरो तक पहुंचा दिया, शिक्षा की जगत को, बिजली की जगत को, और बहनों बेटियों को जो आज साइकिल की यात्रा कर रही हैं, बेटियां निर्भय होकर के चल रही हैं, शौचालय चल रही हैं, ये जितने विकास के दौर हुए, आप दलित महादलित टोलों में चले जाइए जहां बिल्कुल विद्यालय जाने के नाम पर बच्चे नहीं जाते थे। अच्छे, शिक्षा पर हम लोग विस्तृत से चर्चा कर लेंगे, चूंकि अभी हम लोग ने विषय को राजनीति पर रखा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये यदि निश्चय ही नीतीश जी की मंशा साफ रहती तो बिहार में जो ये बीत रही शिक्षा नीति है उस पर उनका ध्यान गया, लेकिन गया और उस पर उन्होंने ठोस नीति नहीं बनाया। जो वो पैसा दे रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग नहीं है, जो कितने टीचरों को पैसा मिल रहा है या उसमें सेक्रेटरी मजा मार रहे हैं, ये सब एक बहुत गंभीर विश्लेषण का विषय, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर है, आपने देखा कि जो लोजपा के जो रामविलास पासवान जी के जो लड़के चिराग जी हैं, जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बीजेपी माइनस चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि जहां बीजेपी खड़ा होगी वहां मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जहां नीतीश जी की पार्टी जेडीयू खड़ा होगी वहां मैं उनको शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और वो नीतीश जी की धज्जी उड़ाकर रख रहे हैं। इसमें आपका कौन सा राज लग रहा है? चूंकि वो सभी एनडीए के पार्ट हैं, वो एनडीए में आज भी बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट और ये नीतीश जी का खिलाफ अर्थात जेडीयू का खिलाफ, ये कैसा माजरा है? ये बिल्कुल कोई माजरा नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने अधिकार के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार चुनाव क्या कोई भी काम कर सकता है। तो चिराग जी का यह कहना कि मैं नीतीश जी जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से मैं अपना कैंडिडेट खड़ा कराऊंगा और भाजपा जहाँ से खड़ी होगी वहाँ से नहीं कराऊंगा, ये तो इनकी मानसिकता दर्शा रही है। क्योंकि इनके पिताजी और ये अब तो उनके पुत्र हुए, कितना अनुभव है मैं तो नहीं कह सकता कि कितना अनुभव होगा, लेकिन इनके पिताजी को बहुत बड़ा अनुभव था। उनको हम लोग सारा जगत कहता है मौसम वैज्ञानिक। वो जब देख लेते हैं कि किधर से हवा आने वाली है उधर हवा की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ये खैर एक सुनियोजित षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत चिराग पासवान को बार्गेन किया जा रहा है। अगर ये सत्य है कि चिराग पासवान नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबरें ऐसी भी आ रही है जो, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, जो हम चुनाव निश्चित जीतेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, मतलब एलजेपी और बीजेपी मिलकर हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सपना इनकी कोरी सपना है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि किसी की भी सरकार रही, इनके पिताजी मंत्री रहे, वह अब चलने वाला नहीं है। वैसी अब जनता नहीं है। जनता में चल करके अब देख लें चिराग पासवान कि इनकी खटिया खड़ी नहीं हो गई तो फिर आप सुमन जी कहिएगा, फिर उस दिन 10 तारीख को मेरे पास आइएगा पूछने के लिए। चिराग पासवान को यदि 5 सीट भी मिल गया तो फिर मैं बता दूंगा। इसलिए कि ये जो सोच रहे हैं उस सोच से बहुत आगे नीतीश कुमार की जनता निकल चुकी है और जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं उस षड्यंत्र का बहुत बड़े महारत हासिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिद्धहस्त चाणक्य की स्थिति में नीतीश कुमार रहते हैं और ये जानते हैं। जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार की एक आंख फोड़ने की कोशिश की, आज वो अंधे होकर के बैठ गए और पुनः उनके गोद में आकर के बैठने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, मैं बता दूं कि राम प्रवेश पुरी जी के अनुसार राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसी संभावनाओं के तहत ये सारी चीज़ हो रही है। आपने देखा है जो राजद से हम पार्टी के जीतनराम मांझी का मोह भंग हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी का मोह भंग हुआ और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी का मोह भंग हुआ। तो ये इनके अनुसार राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में ये सब चलते रहता है। लेकिन इनका विश्वास है जो निश्चय ही नीतीश जी के सर वो ताज सजेगी। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सजेगी, सजी हुई है, गई कहाँ है? 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, एनडीए की सरकार की पूरी रिजल्ट आएगी। 2, 4, 5 सीट ये लोग ले लें, इकाई में आ जाएं तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। और जो लोग इतना बड़ा ताज का ख्वाब देख रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो और चाहे और कोई हो, आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की क्या हाल हो गई, जीतनराम मांझी की क्या हाल हो गई,
नरेंद्र जी की क्या हाल हो गई, बिशन पटेल की क्या हाल हो गई। इस तरह से जो लोग अपने आप को समझे नीतीश कुमार के सामने कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो बिना सहयोग का लोकतंत्र में और बिना काम किए हुए लोकतंत्र में जनता का विश्वास आप हासिल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं देख रहा हूँ जो एक तरफ नीतीश जी हम पार्टी के जीतनराम मांझी को अपने साथ मिलाए, तो बीजेपी भी पीछे नहीं हटी, वो वीआईपी पार्टी को दिल्ली बुला ली। और ये इसमें क्या राज आपको लगता है? कोई राज नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पूरा हिंदू महकमा एक हो, हिंदुत्व के नाम पर सभी पार्टियां एक हो जाए। ऐसा नहीं लगता है कि वो दलित कास्ट इस प्रकार से कोई दलित महादलित की बात खेला गया है राजनीति, कोई दलित महादलित की बात नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारी सभी जातियों को मिला करके हिंदुत्व का नारा दे करके काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ हम सब आज भी चलेंगे। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भाकपा, माले और जो लोग भी हैं, ओवैसी भी यदि हिंदुत्व का नारा दे करके आते हैं और भारत में काम करते हैं, तो उनका भी स्वागत है। ये तो मुकेश सहनी की बात हुई। मुकेश सहनी तो अपना घर का बेटा है, अपने बिहार का बेटा है और काम करने के लिए इच्छुक है, तो जिसमें काम करने की मद्दा हो उसको लाया जाए। और अभी तक वो भटक रहा था, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने ले लिया। तो बिहार विधानसभा का चुनाव है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को एक ही संदेश मैं देना चाहूंगा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत समय बीत गई राजनीति की और बिहार की और भारत की, लेकिन अब बहुत थोड़ी समय बची हुई है। इस समय को बचा करके अपने वास्तविक वोट का महत्व समझते हुए भारत के लिए और बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वोट दे करके इनको सत्तासीन रखना है। और हिंदुत्व का नारा और भारत का नारा, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, भारत होगा सबका प्यारा हिंदुस्तान, ये दे करके काम करते रहें। हरा हरा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद राम परवेश पुरी जी, आप डीकेपी न्यूज़ चैनल पर आए और दर्शकों से रूबरू हुए। इसी तरह हम विभिन्न विश्लेषकों को चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकामाख्या। जय महाकामाख्या।